चुनाव तो तनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रहित राकेश टंडन। चुनाव हो तो बवाल, नवरात्रि हो तो भी बवाल, सड़कों पर शोभा यात्रा निकले तो भी बवाल। दरअसल इस पूरे बवाल की कहानी बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त पंचायत चुनाव की सरगर्मी है, नामांकन प्रक्रिया जारी है और साथ ही बंगाल के कई जिलों में तनाव ही तनाव है। अब इस चुनाव और तनाव को लेकर ममता सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई। विपक्षियों का कहना है ये गुंडागर्दी है, अराजकता है और बवाल है, टीएमसी की वजह से हो रहा है। तो टीएमसी का कहना है कि हार के डर से विपक्ष की ये साजिश है। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव हो वो शांतिपूर्ण क्यों नहीं होता? क्यों चुनाव आते ही बंगाल के कई जिलों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ममता बनर्जी है? क्या नाकाम प्रशासन है वहां का, या किसी साजिश के तहत ये सब होता है जो बार बार बंगाल सुलगता है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो वो बंगाल जल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। वो बंगाल जो कभी जाना जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए, उसी बंगाल का नाम आज बदनाम हो रहा है। हिंसा की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल बन गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर फिर पंचायती राज के चुनाव आए, फिर आम जनमानस पर हिंसा होनी शुरू हो गई। और मैंने नड्डा जी का नाम लेकर इसलिए याद करवाया कि यहां पर नड्डा जी आए तो आप सबने हजारों फूल बरसाए, लेकिन बंगाल में गए तो वहां पर हिंसा देखने को मिलती है। ये अंतर है। तो हमने बोल दिया, हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी भी बोल दिया। अभिषेक बनर्जी का मौका मंदिर में वो रिस्पेक्टेड टेम्पल है, वहां पर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। पॉलिटिकल प्रोग्राम था 20 किलोमीटर दूर हावड़ा में। वहां पर हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, तो अभिषेक का पूजा करने का पहले भी गया था, लेकिन वही दिन शांतनु ठाकुर के लीडरशिप में कुछ भाजपा वो गुंडागर्दी किया, टेम्पल बंद कर दिया और सेंट्रल फोर्सेस वो जूता पहन के मंदिर में घुसकर हमारा जो फीमेल लीडरशिप है इसका ऊपर टॉर्चर किया और वो पॉलिटिकल इशू किया भाजपा के इंस्ट्रक्शन। आपको बता दें 15 जून तक बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया है। 8 जुलाई को वोटिंग होगी और 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। अब बंगाल में चुनाव को लेकर तनाव क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देश का सवाल क्या है ये आपको बताते हैं। देश का सवाल है, बंगाल में चुनाव हो तो बवाल क्यों होता है? पहला। दूसरा, क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई साजिश होती है? दूसरा सवाल। तीसरा, बंगाल को जलाने की साजिश के पीछे कौन लोग हैं? बंगाल में बार बार बवाल क्यों होता है? क्या ममता सरकार की ये नाकामी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल, पूर्व एडिशनल प्रमुख सचिव पश्चिम बंगाल की तरफ से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट प्रियंका टिब्बीवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए होंगी। पार्थ मुखर्जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से जुड़ेंगे। शुरुआत मैं डॉक्टर पीके अग्रवाल सर से करता हूं। अग्रवाल साहब, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, मान सकते हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी ऐसा इवेंट होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नवरात्र हो, रमजान हो, कोई ऐसा इवेंट नहीं है कैलेंडर का जिसके इर्द गिर्द 5-10 दिन में ये सब बवाल ना हो, आगजनी ना हो, मारपीट ना हो, मौत ना हो। ऐसा कोई महीना हमने देखा नहीं अब तक बंगाल का, और कहने में भी खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैं उल्टी थ्योरी लेके चलता हूं। लोग साजिश करते हैं, बाहर के लोग आकर करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं है वो भी करती है, ये भी मान लेता हूं।
तो साहब सरकार के पास पुलिस भी है, एलआईयू भी है, प्रशासन भी है, क्यों नहीं सरकार रोक पाती है? एक बार अनम्यूट करिएगा अग्रवाल सर। मैं पश्चिम बंगाल में 19 इलेक्शन कराए मैंने एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एक लंबा अनुभव मेरा है, तो मैंने जितने भी चुनाव में देखा है पश्चिम बंगाल में हिंसा अवश्य होती है। और जो पंचायत के चुनाव हैं पश्चिम बंगाल में, वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ तक कि जो विधानसभा के चुनाव हैं और जो संसद के चुनाव हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंचायत के चुनाव हैं, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर होते हैं और स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा इसमें स्टेक है। और क्या है, पश्चिम बंगाल में जो समाज का संगठन है, समाज की संरचना है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है। लोग जानते हैं कि वो किस पार्टी का है। ठीक है। यहाँ तक कि जब शादी विवाह होता है तो बंगाल में कहते हैं भाई लड़का किस पार्टी का है और लड़की किस पार्टी की है। तो इस प्रकार से जब एक समाज एक बटा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक रंगों पर, तो इस प्रकार से क्या है, बहुत उसमें तनाव होता है लोगों में, आपसी जो द्वेष होता है इतने दिनों का। और जो पंचायत काम करती है, तो पंचायत अगर निष्पक्ष होकर काम करे तो तनाव ना हो। लेकिन पंचायत क्या होता है कि एक पार्टी के होकर यहाँ पे ज्यादा काम करती है। ठीक है। जब वो पावर में आ जाते हैं, प्रधान होते हैं, तो वो विद्वेष होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि पंचायत चुनाव में क्या आजकल बहुत पैसा आ गया है। पश्चिम बंगाल में बहुत बेकारी है और प्रधान वगैरह जो खंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी पंचायतों के माध्यम से आज सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो इसमें क्या है कि ये काम पंचायतों के माध्यम से जब होता है तो ये स्थानीय लोगों को इसमें काम मिलता है, जो युवा हैं, ठेकेदार हैं, तो सब मिलकर एक बहुत बड़ा इसमें स्वार्थ है। तो स्वार्थ के पीछे पैसा भी है। तो पंचायत चुनाव में जो जीता वही जाके कहते हैं लोग पश्चिम बंगाल में, मैं नहीं सोचता हूँ कि वही विधानसभा उन्हीं के हाथों में होगी और संसद में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इस प्रकार से जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो बड़े ठीक है, लेकिन ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है सर, मैं मानता हूं। ये नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं होनी चाहिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। स्वयं प्रकाश जी, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, लेकिन कोई भी आम आदमी भी होगा पूरे देश का, वो यही कहेगा साहब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, आप क्यों नहीं संभाल पाते? एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, मैंने जितने इवेंट डायरी उठा लीजिए आप, डायरी आती है ना जिसमें शुरुआत के 4 पन्नों में लिखा होता है आज इस चीज की छुट्टी है, आज चुनाव हो सकता है, आज संडे है, आज रमजान है, आज शोभा यात्रा है, आज दुर्गा पूजा है। जब भी कुछ होता है तनाव है, बवाल है, आगजनी है। ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में? ऐसा पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर में देखिए, आप कुछ अच्छाई भी नहीं दिखा रहे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बर्धमान के अंदर में, सालनपुर के अंदर में, वहां पंचायत चुनाव जहां भी सब जगह पूरे बंगाल में हो रहा है, उसमें से एक जगह वहां पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होकर के लोगों को गुलाब दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का जाए नॉमिनेशन का। रही बात चुनाव में, पंचायत चुनाव के अंदर में नॉमिनेशन की, तो अभी तक सर्वाधिक। स्वयं जी, आप पूरे स्वयं प्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कुछ कह रहे थे और दिल्ली की जनता के लिए। देखिए, मैं वापस मैंने यही पूछा, मैं क्योंकि प्रियंका जी अब जुड़ी है, मैं एक बार सवाल अपना रिपीट भी कर देता हूं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, कुछ भी होता है, आगजनी, मौत, बवाल, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान, ऐसा क्यों होता है और बार बार हो रहा है सर? नहीं, बार बार कुछ एक शक्तियां हैं जो चाहती है। देखिए, 2021 का विधानसभा चुनाव होने के बाद से केंद्र सरकार पूरी तरह से, पूरे जोर शोर से लग गई कि कैसे पश्चिम बंगाल की सरकार को हथिया ले। बहुत जोर तोड़ की कोशिश की। इनके पास में शुभेंदु अधिकारी जैसे हमारी पार्टी से गए हुए नेता है, उनको इन्होंने अपना चेहरा बनाया। इनके पास अपने चेहरे नहीं है। इनके खुद के जो लोग हैं वो क्या बात करते हैं, आप उनके सुनिए, उनके भाषण सुनिए। हमारी दीदी ने अभी कुछ दिन पहले ही, जिस दिन ये पंचायत चुनाव का घोषणा हुई, उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नंबर दिया कि सौरासौरी मुख्यमंत्री, कहीं किसी को कोई भी असुविधा है, कहीं भी दिक्कत है, 91370,
इस नंबर में आप फोन करें। आपको कहीं नॉमिनेशन में दिक्कत आ रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और इसी के बदौलत आज 20,000 से भी ज्यादा, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी, कांग्रेस, ये सब ने अपना नामांकन किया है। कुछ एक जगह जैसे अभी भांगड़ में जो कल से झमेला हुआ, वो आईएसएफ के लोग वहां पे जाके तृणमूल के ही लोगों को मारपीट की, उनके ऊपर ही बमबाजी की। तो अगर ऐसा माहौल इनको बनाना है तो आपको देखना है कि शांति कौन चाहता है और कौन गंदगी कर रहा है बंगाल में। देखिए, राम, आज यहाँ के लोकल पेपर में न्यूज आती है, राम, वाम और कांग्रेस और साथ में आईएसएफ, ये चारों मिल गए हैं यहाँ पर, या कांग्रेस बीजेपी। जो बात अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं वही बात शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं, वही बात वामपंथी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का एक ठीक है। सिंडिकेट बना लिया इन्होंने। पार्था मुखर्जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, पार्था जो स्वयं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर सारी दल एक साथ हो गए, सिर्फ ममता दीदी अलग है, और आरोप भी लगा रहे हैं आपके अध्यक्ष और लोकसभा में नेता अधीर रंजन जी का। कह रहे हैं साहब वो और बीजेपी एक ही तरीके की भाषा बोलते हैं, ये आरोप है टीएमसी का। देखिए, अगर आपको चोट लगेगा तो आप भी उफ बोलेंगे, और जिसको दूसरा आदमी को लगेगा वो भी उफ ही बोलेंगे। मतलब चोट अगर किसी को एक तरह से लग रहा है सबको, तो सबका मतलब आवाज एक ही तरीके से निकलेगा। बात ये नहीं है, बात है दूसरा। बात है, देखिए, जब ममता बनर्जी ये बोलती है कोई मीटिंग में कि आपका लड़का लड़की को भविष्य के लिए तृणमूल कांग्रेस में भेजिए, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस, पहले तो सारोदा नारोदा वो तो हो गया, उससे जो पैसा कमाना था हो गया। अभी ये जो शिक्षा के जो टीचर अपॉइंटमेंट में जो हो रहा था, इससे जो करोड़ों रुपया जो आया पार्टी फंड के लिए, हाँ। जिसका सिर्फ 25% ही मतलब सामने आया, बाकी 75 तो पार्टी की तरफ दिया ना, क्योंकि ये तो इन लोग का एक नियम है कि 25 तुम रखो पर 75 पार्टी को दो, तब ठीक है। तो ये इसके चलते देखिए आदमी लोग अभी क्या सोचता है कि इतना गरीबी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, 100 दिन के काम इधर इतना महत्व होता है। 100 दिन में बंगाल 2, 3, 4 साल माने नंबर 1 में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर का सरकार रोजगार नहीं दे पा रहा है। और अभी जो प्रॉब्लम हो गया, ये जो पंचायत है, इसमें हाँ। अभी जो रुपया आ रहा है, ये एकदम मतलब बहुत आसानी से आप इससे कमा सकते हैं। तो सब सोच रहा है तृणमूल का कि भाई एक बार अगर मेरे को ये इधर हम इलेक्टेड हो जाएंगे तो हमको ये पूरा जो खजाना है, ये खजाना लूटने के लिए, जैसा कि पूरा नेता लोग अपॉइंटमेंट, टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए जो लिया है, हम लोग को भी आएगा। तो ये सोच करके सब मतलब कोशिश में है कि हमको एक टिकट मिल जाए। जिसको नहीं मिल रहा है उसको गुस्सा हो रहा है, जिसको मिलने का आसार नहीं हो रहा है वो गुस्सा हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हो रहा है कि ज्यादातर अभी तृणमूल को मार रहा है। ये बात सिर्फ सच नहीं है कि सिर्फ विरोधी पक्ष की ये मतलब ऊपर आक्रमण हो रहा है। हाँ, हालांकि हमारा एक आदमी मेदिनीपुर, ये मुर्शिदाबाद में मर्डर हुआ है, लेकिन तृणमूल का भी बहुत आदमी मर्डर हुआ, और वो तृणमूल कांग्रेस खुद उसको मर्डर किया। बात प्रॉब्लम इधर है नहीं, जब दो ये थोड़ा मैं अपने लिए और दर्शकों के लिए आपसे कहूंगा, थोड़ा इसको बाइफरगेट करिए सर, थोड़ा समझाइए। टीएमसी से क्यों लड़ेगा? टीएमसी के लड़ेगा इसलिए क्योंकि वो जो इंटरेस्ट ऑफ इनकम बोल रहा है ना, कि एक सीट है उधर में, गांव में 1 करोड़ रुपया आता है साल में। हाँ। तो जो मतलब जिसको नहीं मिलेगा वो तो आउट हो गया ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जिसको मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि सबको चाहिए, जो जिसको नहीं मिलेगा टिकट, जो हार जाएगा उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो टिकट जिसको मिलता है वो जीतने के लिए इतना जीतोड़ कोशिश करता है कि जितना विरोधी पक्ष है सबको एकदम धराशायी कर देता है, अपना शक्ति से, अपना बल से, जनता के वोट से नहीं। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि पैसा और शक्ति, पॉलिटिकल पावर, ये दोनों इतना मतलब इकट्ठे हो गया बंगाल में, यही सबसे ज्यादा। मैं आपका पॉइंट ले रहा हूं, पैसा और पावर की लड़ाई है, इसीलिए ये सारी मारकाट हो रही है। स्वयं जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम एडवोकेट प्रियंका टिब्रीवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रियंका जी, अभी कुछ देर पहले जब स्वयं प्रकाश जी अपना पक्ष रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आते हैं, जो लोग सत्ता में नहीं है वो चाहते हैं माहौल को बिगाड़े, यानी सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर था। देखिए, ये किस पर आरोप लगा रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अभी 15 मिनट पहले ही अपनी जान बचा करके कैनिंग से मैं वापस घर लौटी हूँ। मौजूद थी वहां पर सारी मीडिया, सबने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस तरह की आर्सनी हुई वहां पर, किस तरह से एक वीडियो की ऑफिस में 1000 से ज्यादा टीएमसी के गुंडे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये काम नहीं है, ये कार्य नहीं है, टीएमसी के पाले हुए गुंडे वहां थे,
उन्होंने महिलाओं को नहीं बख्शा, उनके कपड़े फाड़े, उनकी छाती पर हाथ लगाया, यहाँ तक कि उनकी कमर में लात मार मार के बीडीओ की ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया उन्हें। 100 से ऊपर लोग कार्यकर्ता वहां गए थे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, मगर एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया। ये घटना है कैनिंग जयनगर की, जहां मैं खुद मौजूद थी। सारे कैमरा थे, कैमरा के माध्यम से सब कुछ देखा है, सब कुछ स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद ये कहते हैं कहीं तो बीजेपी नहीं है, कहीं तो बीजेपी ने ये कर दिया। अरे अपना नॉमिनेशन फाइल करना क्या प्रोवोकेशन होता है? और अगर 144 धारा है तो जो लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे क्या वे भी नहीं जा सकते नॉमिनेशन फाइल करने? तो फिर 1000 से ऊपर गुंडे कैसे मौजूद थे वहां? तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आंख के अंधे नाम नैनसुख भाईपो ने कहा था, ममता बनर्जी के भाईपो ने कहा था कि कुछ भी नॉमिनेशन में अगर दिक्कत आती है तो मुझे कहो। ममता बनर्जी ने कहा था मुझे कहो। तो अब आंख के अंधों को आप क्या बताइएगा? उनको तो सावन में सब हरा ही दिखता है। यहाँ सारी मीडिया दिखा रही है कि बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, औरतों पर, महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद ये लोग खामोश हैं। तो देखिए हर अति का अंत होता है। ये अति जो है सीपीएम ने की थी, अंत हुआ, और वैसे ही टीएमसी का भी अब जो है वो टाइम पूरा आ गया है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है कि वही फड़फड़ाहट है। स्वयं जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। दो चीजें टिब्रीवाल जी, जो आरोप मैडम ने लगाया, उन्होंने कहा आपके ही गुंडे यानी टीएमसी के कैडर वहां मौजूद थे, पहला। दूसरा, ममता दीदी ने बढ़ावा दिया, कहा अगर कोई दिक्कत आए नामांकन करने में तो बताइएगा। तीसरा जो आरोप लगाया पार्था जी ने, पार्था जी ने कहा टीएमसी की भी लड़ाई टीएमसी से। कहा साहब 1 करोड़ रुपए गांव में आता है, जिसको नहीं मिलेगा वो आउट हो जाएगा, इसलिए ये लड़ाई हो रही है। पता नहीं। देखिए मैं पहले पार्थो जी की बात का जवाब दे देता हूं। पार्थो जी ने जो 1 करोड़ कहा, पता से कहां से कौन सी बैलेंस शीट देखी है उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस विषय में, तो मैं इस बारे में जवाब देना उचित नहीं समझता कि उनको कौन से पंचायत से 1 करोड़ रुपया उनको मिल रहा है, और वो भी क्या कांग्रेस भी क्या इसीलिए प्रतिद्वंदिता कर रही है कि उनको भी 1,50 लाख रुपया वहां से कमाने हैं? क्या वो भी प्रतिद्वंदिता इसलिए कर रही है? ये बात नहीं है। प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं वहां गई, मैं प्रियंका जी से बोलना चाहूंगा कि आप धैर्य रखें। अगर आपको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया है तो कल की डेट में आपके जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है, उनका नॉमिनेशन हम करवाएंगे। 100% आपका नॉमिनेशन होगा, कोई भी तरह की असुविधा नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर पोल होना है, ये आप एकदम दिमाग में रखिए। कोई भी तरह की गंदगी नहीं होगी। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने, हमारे युवा नेता प्रियंका जी, आपने नॉमिनेशन अगर ना किया और लोगों ने, तो स्वयं जी कह रहे हैं कल का दिन है, आप कर लीजिएगा नॉमिनेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा है, जो मेरे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर वार हुआ, उसमें से 10 लोग अभी भी बड़े अस्पताल में एडमिट हैं, और इसके लिए मुझे किसी स्वयं जी की या टीएमसी की दरकार नहीं। अदालत के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। इनके वहां के जो एसपी है, इनके वहां के जो ओसी हैं, जिस पुलिस ने खड़े होकर के तमाशा देखा, एडमिनिस्ट्रेशन गूंगा होकर के औरतों को पिटते हुए देखा, उन सबको कल खींच करके कोर्ट में लेकर के जाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं। कार्यकर्ताओं के चेहरे पे नहीं दिखा होगा कि वो कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सीपीएम के कार्यकर्ता सभी तो आपस में आपके साथ मिले हुए हैं। आप लोग तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस स्वीकार क्यों नहीं करती है? सुनिए, अभी इनके एक वरिष्ठ नेता ने कहा, सौगतो राय जी ने कहा था कि बीजेपी के पास तो लोग ही नहीं है नामांकन करने के लिए, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे ही लोग मौजूद थे? आप तो खुद कहते हैं कि जमीन पर हमारे पास लोग नहीं, जब लोग नहीं तो कोई कौन नामांकन करने गए? वे कौन महिलाएं थी जिन पर आप लोगों ने लाठियां और लात बरसाई? देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, राजनीति में इधर कभी उधर, जिस हर रात की सुबह होती है, जैसे सीपीएम को रात देखनी पड़ी, आपने सुबह देखी, वैसे आपको भी रात देखनी पड़ेगी। लेकिन ये मेरा आपसे वायदा है कि बीजेपी के आने के बाद बलात्कार नहीं होगा, किसी औरत को असम्मान नहीं किया जाएगा, किसी औरत को ब्लाउज में हाथ नहीं डाला जाएगा, किसी के आंचल को खींचा नहीं जाएगा। ये बीजेपी का वादा है आपसे, ये बीजेपी का वादा है आपसे, ये एक औरत की जबान है आपको कि किसी औरत को बेइज्जत नहीं किया जाएगा। चाहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जो आज माँ बहन बेटी के साथ किया, हम जब यहाँ रहेंगे किसी माँ बहन और बेटी के साथ ये अत्याचार नहीं होगा। बेटी है ममता बनर्जी, उसके बाद आपने कैसा देखिए
मनाइए, भगवान से शुक्र मनाइए कि वहां पर जो माँ बहन बेटियां थी उसमें से कोई आपके घर की माँ बहन बेटी नहीं थी, वरना मैं कहती हूँ आप वहां खड़े होकर के देख नहीं पाते, आप ये दृश्य देख नहीं पाते। देखिए दृश्य आप लोग सीन क्रिएट करने में माहिर हैं। आप लोग देखिए जिस दिन क्रोनोलॉजी को समझिए, जिस दिन चुनाव घोषणा होती है दूसरे दिन हमारे आपके शुभेंदु अधिकारी जी जो हमारे दल से गए हैं, मीर जाफर जी, वो आपकी पार्टी के अंदर में अभी सर्वे सर्वा बने हुए हैं, वो जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास। गृह मंत्री जी किसमें मास्टर है? जो जाके कर्नाटक चुनाव में बोलते हैं कि हमारी सरकार मुद्दे से लोग भटके। मुझे बताइए ना, यहाँ आपकी सरकार बांगड़ में क्यों बम गोलियां चल रही हैं? हर बात में सीबीआई। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग हर बात पर यूपी, आप लोग हर बात पर सुनिए ना, हर बात पर यूपी पहुंच जाते हैं। मुझे बताइए यूपी में यूपी सरकार आने के बाद कितनी बार पंचायत चुनाव में, कितनी बार पंचायत चुनाव में और अभी हाल फिलहाल में वहाँ राज्य का चुनाव हुआ, कितनी जगह बम गोलियां चली? जवाब दीजिए, यूपी में कितनी जगह बम गोलियां चली? कितने लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया? कितने लोगों को नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दिया गया? इस बात का जवाब दीजिए। आप गोली मारी जाती है, वहां सीधी गोली मार दी जाती है, जज के सामने गोली मार दी जाती है, जज के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, या इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आप एक वकील है, पश्चिम बंगाल में बदनाम कर रही है, बंगाल की नागरिक है, आपके उत्तर प्रदेश में जिस तरह के महिलाओं का शोषण होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर में कोर्ट में क्या हुआ 4 दिन पहले आपने देखा नहीं? पूरी दुनिया में देखा। ठीक है, मैं एक बार फिर वापस आता हूं, डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब के पास जाना है। अग्रवाल सर, ये देखिए राजनीतिक बहस अपनी जगह, कोई भी पक्ष अपना पक्ष रखेगा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर उठा दीजिए मामला। ये कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, कैसे रुकेगा? ये 3 मूलभूत प्रश्न हैं, क्योंकि आपने सर्व किया इतने लंबे सालों तक, इतने चुनाव करवाए। ठीक है, हिंसा जो है कई हद तक चुनाव होता है, सरगर्मी होती है, कार्यकर्ता भिड़ते हैं, लेकिन ऐसा 5 साल 6 साल में एक बार होता है साहब, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, हालांकि वो भी दुखद है, लेकिन हर इशू पर हर महीने आमने सामने कन्फ्रंटेशन हो, ये रोकना किसकी जिम्मेदारी है? और माइंडसेट पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपने आप को बदलना पड़ेगा कि हमको जो राजनीति करनी वो ऐसी राजनीति नहीं करनी। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपको देता हूं। ठीक है, बहुत बयानबाजी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद जब चाय की दुकान पर आज भी कांग्रेस, सपा, बसपा या भाजपा के कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो आपस में हंसी मजाक भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुरंत खंजर निकाल के मार देते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इश्यूज को लेकर ताना भी मारते हैं, लेकिन जो ये स्थिति है तो बहुत भयावह है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं और ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। और मैं सोचता हूं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो परीक्षक भी ये सुन रहे होंगे, परीक्षकों को निश्चय तुरंत ही उसी जगह जाना चाहिए जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा जो NHRC है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उनके भी आयुक्त राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं। अगर ऐसा है पुलिस के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या है कि जब पुलिस इनएक्टिव रहती है तो जो OC लेवल के आदमी है तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई नहीं हो पाती है अंत में, क्योंकि अभी कार्रवाई हो जाएगी। जो पार्टी शासन में है वो जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कार्रवाई दबा दी जाती है। इससे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है कि जो हिंसा होती है वो हिंसा का वो अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए हिंसा चलती रहती है। इसके अतिरिक्त देखिए पश्चिम बंगाल की संरचना है, पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत है, जो मैंने बताया, बेकारी भी बहुत है, तो हिंसा को पूरी तरह से रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो प्रशासन है वहाँ का, पुलिस प्रशासन है, उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जो ऑफिसर हैं अगर जिन्होंने इसमें कार्रवाई में एक्शन नहीं लिया है, पुलिस है, उस स्तर पर भी उनके विरोध में एक्शन होना चाहिए। और इसमें जो हमारी मैं ठीक है, पॉइंट मैं स्वयं जी से आपका ही पॉइंट लेकर जा रहा हूं। स्वयं जी देखिए जी, पीके अग्रवाल साहब साफ कह रहे हैं, कहा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे
पुलिस पे प्रेशर रखेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, तो ये आगजनी नहीं रुक पाएगी। चुनाव के बाद देखिए, जिसकी ऐसा गलती नहीं- है अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगजनी नहीं रुक पाएगी। नहीं, देखिए, प्रशासन बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। कहीं पे अगर कोई हुजूम उठ करके कुछ तरह की अगर करता, देखिए हर इलेक्शन जितना भी जहां पे भी नॉमिनेशन जमा हो रहे हैं, 1 किलोमीटर तक उस एरिया को 144 लगा दिया गया है। पूरे नियम के साथ में चुनाव हो रहे हैं और होंगे, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। कई नॉमिनेशन कितने हजारों की संख्या में, अभी सर्वाधिक नॉमिनेशन नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 पे सीपीएम है, नंबर 3 पे कांग्रेस है, नंबर 4 पे टीएमसी है। अभी तक जितने नॉमिनेशन हुए तो इनके नॉमिनेशन जमा हुए हैं ना। ये कहीं एक आध जगह आज जैसी बात कर रही है, कहीं कुछ अगर कुछ हो रही है तो उसका भी उपाय होगा, मगर कहां पे अच्छा हो रहा है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जहां पे गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं देखिए, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे जो हैं। अच्छा हमको है बंगाल को वो बंगाल आप में ले लाए। जाइए। जब स्क्रीन पे आगजनी दिखेगी, जब स्क्रीन पर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी जलते हुए दिखेगी, तो वो तो हम लोग पूछेंगे ना साहब कि ये क्यों हो रहा है। जी देखिए, ये भारतीय जनता सुनिए, पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए चाहे कि विद्यालय किसी भी में घुस जगह करके आगजनी मूर्तियां हो। तोड़ना हो, इस सब में ये माहिर है। ये जब से थोड़ा इनका वोट परसेंटेज बंगाल में बढ़ा है, तब से पहले बंगाल के अंदर में सीपीएम का राज चलता था ना, तब एक भयावह राज था। अगर रसिया में, चीन में कहीं भी कम्युनिस्ट जीतते थे तो यहाँ लोगों की दुकानों में लाल रंग के सेलोफिन पेपर लगा दिए जाते। तृणमूल कांग्रेस तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी थी उस समय में, उसके बाद कांग्रेस से आके ममता बनर्जी ने जब लड़ाई लड़ी और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के साथ में यह अंजाम हुआ कि 2011 में बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और बंगाल की जनता ने, आज इनको दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को, और जो भी इनके साथ में जो अधीर रंजन चौधरी जो गाना गा रहे हैं इनके शुरू में, उनका कोई वैल्यू नहीं है। वो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी देश के अंदर में विपक्षी एकता की बात कर रही है और दूसरी तरफ पे ये ऐसे एक नेता को बिठा दिया है तो यहाँ बैठ के रोज एक ट्वीट डाली दे देना दीदी को। पार्था जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। तो कांग्रेस पर सवाल है, कहा एक तरफ तो विपक्षी एकता की आप लोग बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसा नेता आपने दे दिया पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी का ही विरोध में रहते हैं हमेशा। पार्था जी। हाँ पुरोहित जी, हाँ देखिए, डॉक्टर अग्रवाल ने जो बात बोले कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात किए थे, देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो, आप अपनी बात करिए, अरे टीएमसी की बात अरे भाई मेरे को बात करने दीजिए ना। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हाँ, के जो मुखिया जो बने, जिस दिन बने उसके नेक्स्ट डे उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। लेकिन ये जो 73,878 सीटों के जो इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बात किया, पीडीओस के साथ बात किया, एसडीओस के साथ बात किया, पूरा पुलिस प्रशासन, हर स्टेट का पूरा जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ बात किया। जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ, नेक्स्ट दिन उन्होंने ये इसका इलेक्शन अनाउंस कर दिया। और क्या अनाउंस किया ना, जो 5 दिन का जो टाइम दिया, मतलब एक एक नॉमिनेशन के जमा करने के लिए सिर्फ 39 सेकेंड फॉर सिंगल नॉमिनेशन। अगर 4 पार्टियां देते हैं तो 39 डिवाइडेड बाई 4, 39 सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 मतलब महज 10 सेकेंड। इसीलिए हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि इसको रीशेड्यूल कीजिए। आप जब पहले जो अनाउंस किए थे, ये सब जो किए ना आप, इसमें ही मतलब इतना प्रॉब्लम आ रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का आदमी लोग, नेता लोग बोल रहा है कि अगर आप नहीं दे सकते हमारे पास आइए, हम आपको जाकर लेके देंगे। आपका अगर आदमी नहीं मिल रहा है, हमको बोलिए, हम आदमी दे देगा। अरे भाई तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप इलेक्शन कमीशन का काम अपने हाथों में ले रहा है, यही तो गलती कर रहा है। इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को काम करने नहीं दे रहा है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से, ठीक तरीके से काम होना चाहिए था, उस शेड्यूल को नहीं मेंटेन कर रहा है। एक जो नोटिफिकेशन देके जो इलेक्शन घोषित किया गया, उसमें बोला गया पार्था जी, वो जो विपक्षी एकता वाला सवाल उठाया है स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, वो तो अरे विपक्षी स्वयं जी आ रहा हूं, स्वयं जी एक मिनट आ रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं है पार्था जी, स्वयं जी एक मिनट, स्वयं जी एक मिनट, एक मिनट। पार्था जी, जो वो विपक्षी एकता वाला सवाल उन्होंने उठाया है, कहा देश भर में कांग्रेस विपक्ष को एक कर रही है और वहां आप ममता दीदी से ही लड़ रहे हैं जो विपक्ष की एक मजबूत स्तंभ है। देखिए ममता दी को अभी बहुत प्रमाण करना पड़ेगा कि उन्होंने एकदम 100% 100% विपक्षी है बीजेपी का। यही हमारा जो मतलब एलिगेशन है कि उन्होंने, देखिए उन्होंने जमी बिल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, कृषि बिल को उन्होंने पूरा वोट अगेंस्ट में नहीं दिया। जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उन्होंने उसका अगेंस्ट में वोट नहीं दिया।
हर तरीके से उन्होंने जो उनका अगेंस्ट पे जो केसेस चल रहा है उसको लड़ने के लिए, उसको हल्का करने के लिए शी इज साइडिंग विद बीजेपी। एक के बाद एक हम इसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए शी हैज टू प्रूव दैट शी इज द रियल ओपोनेंट ऑफ बीजेपी। ये उनको प्रूव करना है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ। प्रियंका जी 1 मिनट में आ रहा हूं। स्वयं जी 3-4 पॉइंट्स इन्होंने बताए, वाइस प्रेसिडेंट से लेके कृषि बिल से लेके, और कहा कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा ममता दीदी को कि वो विपक्ष में है, बीजेपी के साथ नहीं है। सुनिए, ममता दीदी को जनता ने चुना है, जनता ने ताकत दी है, तो आप लोगों ने जनता की अगेंस्ट ताकत में है। वोट दिए थे क्या? एक मिनट आप एक मिनट रुक जाइए ना, आप एक मिनट रुक जाइए। आपने तो बहुत कुछ बोला, आप तो कांग्रेस की बात करिए ना। पश्चिम बंगाल में 0 पे है अनिल चौधरी को, आपको अरे भाई कांग्रेस का उनको ही बात कर रहा हूं मैं। अरे उनको हटाइए, बहुत जल्दी विदाई होने वाला उनका भी, अगर उनके बिना ये होगा नहीं। आप भी यही, हम भी यही है, फिर मिलेगा डिबेट में। अधीर रंजन चौधरी इज द डीपी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो आगे बढ़िए, आगे ये सब घसी पीटी पुरानी बातें हो गई है, वो आगे चलिए। तृणमूल कांग्रेस में अरे 0 सीट है आपका। अरे आगे चलिए। अरे कम से कम आदमी चोर तो नहीं बोल रहा है, रास्ते में चोर नहीं बोल रहा है। आप लोगों को तो चोर चोर करके बोल रहा है, हम लोग को चोर नहीं बोलता है। आपको चोर बोलता है रास्ते में निकलने से, हम लोग को चोर नहीं बोलते। हाथ मिला रहे, अरे आप किसके साथ हाथ मिला रहे हैं? आप 0 सीट पे है। ये विपक्षी एकता की जो आप बात कर रहे हैं ना, आप देखिए, आपको सोचना, रास्ते में निकलने से आपको चोर बोलता है, हम लोग को चोर नहीं बोलता है। चाहे हम लोग 0 हो, हम लोग को कोई चोर नहीं बोलता है। और आप मिले हुए हैं उनसे। आप मुझे बताइए तो आप लोगों की जहां सरकार है, जहां पे आपकी सरकार है, वहां पे क्या घोटाले नहीं हो रहे हैं? बताइए ना, कि बीजेपी की सरकार के लोग डूबे हुए सब। अरे भाई आप जिस स्टेट में आए उसी का बात कीजिए ना। आप तो ऑल इंडिया पार्टी, आपका ऑल इंडिया छीन लिया। ऑल इंडिया कहीं बात कर रहे हैं भाई। आप बंगाल के हैं, बंगाल में रहिए, आप बंगाल में रहिए, बंगाल के बाहर मत चलिए, बंगाल के बाहर मत जाइए। सब जगह पैसा लूटने के लिए बंगाल तो है, पूरा इंडिया का पैसा मत लूटिए, इंडिया का पैसा ठीक है। एक बार प्रियंका जी को जोड़ते हैं, आ रहा हूँ। स्वयं जी 1 मिनट, पार्था जी 1 मिनट, आ रहा हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा, बिल्कुल चुनाव सामने। एक बार प्रियंका टिब्बीवाल जी, आ रहा हूँ स्वयं जी, आ रहा हूँ स्वयं पुरोहित जी, 1 मिनट, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्रियंका टिब्बीवाल जी के पास। प्रियंका जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है, जब आप बंगाल में गए, इतनी सीटें आपको नहीं मिली, लोकसभा में भी प्रदर्शन अच्छा था आपका, कि वहां की जो पॉलिटिक्स है थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, आपने वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, इसीलिए शायद जो मूलभूत विपक्ष था कांग्रेस और लेफ्ट, वो नदारत है, अब आप मूलभूत विपक्ष बन चुकी है वहां पर। तो क्या वहां की जो पॉलिटिक्स है उसकी नर्व्स में ही एग्रेशन है, बिना उसके नहीं हो सकती राजनीति वहां? देखिए, अग्रेसिव पॉलिटिक्स में और वायलेंस भरी पॉलिटिक्स दोनों में फर्क है। सीपीएम ने यहां वायलेंस की पॉलिटिक्स की, टीएमसी अब वायलेंस की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब बीजेपी जो है उस वायलेंस का सामना कर रहा है अपना अग्रेशन दिखाते हुए, लेकिन मजबूर है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए पुलिस से लेकर के स्टेट की इलेक्शन कमीशन तक सब कुछ यही लोग चलाते हैं। तभी तो श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं ना कि हम करवा देंगे इलेक्शन का नॉमिनेशन, बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमीशन यही लोग चलाते हैं। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बीजेपी ने किया है। कल तक ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है नॉमिनेशन करने के लिए, इनके बड़े बड़े सीनियर लीडर्स ने कहा। बूथ में बैठने के लिए, आज कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बीजेपी ने किया है, जबकि आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोगों को रोका जा रहा है। कितनी जगहों में हमें एक भी नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उसके बावजूद ग्रास रूट में बीजेपी जो है वो उमड़ के खड़ी हो गई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और अब टीएमसी का नॉमिनेशन सबसे कम क्यों है, इसका जवाब ये है साहब कि एक एक जगह पर इनके 5 से ज्यादा कैंडिडेट है और इन लोगों में आपस में ऐसी आर्चरी चल रही है, इतना झगड़ा चल रहा है। इंडिपेंडेंट का सबको मालूम है ये डिमांड क्यों है। ये डिमांड इसलिए है कि जो कुर्सी पे बैठेगा, जो प्रधान बनेगा वही पैसा कमाएगा, जो समिति मेंबर रहेगा वही जो है कुकुर का लाभ भरेगा और चोरी के पैसे जो है वो कमाएगा। जो उन जगहों पर रहेगा वो गरीबों के 100 दिन के जो पैसे आते हैं उनको अपनी जेब में डालेगा।
तो इसीलिए ये एक दूसरे का खून करने पे उतारू हो गए हैं, क्योंकि सारा खेला ही कटमनी का है, सारा खेला ही चोरी और स्कैम का है। तोला वहां पार्टी के तोला वही कैंडिडेट। सुनिए, क्या कौन लोग बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग बोल रहे हैं, जो बोलते हैं गोली मारो सालों को। ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं तो हंसी आती है। मुझे लगता है आप आप थोड़े बेहतर कैटेगरी में हैं बातचीत करने में, तो आप बंगाल से टिके होकर के बात कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉइंट हो तो। नहीं हो तो आप भी बात करिए, तो मैं भी बात करूंगी। आज तक कभी आता बीजेपी के आने के बाद, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता के आने के बाद ऐसा एक चुनाव नहीं हुआ जो बिना आतंक के हो गया हो। ऐसा एक चुनाव नहीं हुआ जहाँ लोगों का खून ना बहा हो। चुनाव नहीं हुआ जहाँ औरतों की इज्जत ना लूटी गई हो। ये है ममता सरकार, ये है आपका चेहरा। नहीं, आप अपने मन से कोई भी हिस्सा लगाइए। ठीक है, पार्था जी के पास। पार्था जी, आप भी इस बात को मानते हैं जो एग्रेशन बीजेपी में था, उस एग्रेशन की वजह से जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका थी वो ना तो कांग्रेस के पास है ना तो लेफ्ट के पास है, वो बीजेपी के पास है। कांग्रेस के भी हाथ से वो तबका जा चुका है। देखिए, ये अगर मैंने विस्तार से बताना पड़ेगा तो ये 2-1 मिनट का काम नहीं है। ये इसका पीछे बहुत बड़ा हिस्सा है। अब देखिए, पिछले जब पंचायत इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें 36% सीटों में कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब अनकंटेस्टेड हुआ था। और 36 के बाद जो बाकी 64%, उसमें भी वाम और कांग्रेस का जो था उसका बहुत कम था। उसमें नॉमिनेशन भरने ही नहीं दिया, लेकिन बीजेपी को अलाउ किया गया। क्यों अलाउ किया गया? क्योंकि टीएमसी जो पॉलिटिक्स करता है, जो 30% जो मुसलमान वोट जो है बंगाल में, उसको एकदम इकट्ठा करने के लिए उसको सामने बीजेपी को लाना चाहिए, लाना पड़ेगा, ये उसका मजबूरी है, तो उन्होंने बीजेपी को लाया। तो बीजेपी नहीं रहने से वो 30% मुस्लिम वोट उसको इकट्ठे नहीं मिलेगा। और बाकी जो 70% जो नॉन मुस्लिम वोट है, उसमें से अगर 15% भी मिल जाए ना, 15% भी मिल जाए तो टीएमसी का काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और वही बना टीएमसी, वही बना पॉलिटिक्स, वही बंगाल में किया उन्होंने। बीजेपी को वही लाया, बीजेपी को पहला जो एमएलए बना, पहला जो मंत्री बना बंगाल से, ये सब तृणमूल का सपोर्ट से ही बना। बीजेपी अपने आप तो नहीं कर सका ना, ये तो तृणमूल, विद द हेल्प ऑफ तृणमूल ही ये सब हुआ। तो मतलब हम लोग जैसा बोलता है कि घास फूल, मतलब घास रहेगा तो बीजेपी भी आएगा, यही है बात। बीजेपी तृणमूल रहेगा तो बीजेपी आएगा, और तृणमूल को रहने के लिए बीजेपी को रहना तृणमूल के लिए जरूरी है। यही है बंगाल का पॉलिटिक्स, तृणमूल का पॉलिटिक्स। इसीलिए तृणमूल और बीजेपी का जो लीडर्स है, सुबह तृणमूल, रात बीजेपी, रात तृणमूल, सुबह बीजेपी, यही कर रही है। आपस में ये आना जाना लगा रहता है। इसीलिए मुकुल राय जैसा नेता बोला कि जो बीजेपी वही तृणमूल। बात यही हुआ है। कांग्रेस सीपीएम, देखिए इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसीलिए आज जनता इनके साथ नहीं खड़ी। जो कांग्रेस कल सीपीएम को मारती थी, जो सीपीएम कांग्रेस को मारती थी, उन लोगों ने हाथ मिला लिया। इसीलिए जनता ने आपको जो है धिक्कार दिया, आपको स्वीकार करने से मना कर दिया। अगर आइडियोलॉजी पे आप खड़े रहते, मगर आप लोग अपनी आइडियोलॉजी से चूक गए, इसीलिए जनता आपके साथ नहीं है। और अभी भी आप चाह रहे हैं कि मुसलमान, तो मैं तो कहती हूँ चलिए ना, करिए ना, करके दिखाइए ना। टीएमसी जो 32% पे काउंट करती है, अगर आपकी हिम्मत है तो उस 32% को तोड़िए, हटाइए। हम तो तोड़ के दिखा दिया ना। अरे तोड़ के दिखा दिया। स्वयं प्रकाश जी, जो आरोप लगाया है पार्था जी ने, स्वयं प्रकाश जी, आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ आपके पास। उन्होंने कहा कि साहब वो जो मुस्लिम कंसोलिडेशन है वो टीएमसी में तभी होता है जब सामने बीजेपी खड़ी होती है। जब लगे कि साहब बीजेपी लड़ रही है तो मुस्लिम टीएमसी की तरफ आते हैं 30%। ये पार्था जी का आरोप है, यानी वो जो ऑक्सीजन है। जी देखिए, बहुत हास्यास्पद बयान है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, उनको आपने 2-3 मिनट का समय दिया, 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ये जो बात बोल रहे हैं कि टीएमसी को ममता बनर्जी की सरकार को वोट मिलते हैं, उनके उन्नयन के काम पर केंद्र सरकार भी उन्हें सम्मानित कर चुकी है।
उनके उन्नयन के जो काम है, जो हमारे प्रकल्प है ममता इतना तो बनर्जी 100 दिन का वो पैसा सारे क्यों करते चाहिए? हैं। बीच- उन्नयन बीच अगर में होता तो बोलो, 100 बीच में दिन का बोलो। पैसा अरे क्यों चुप चाहिए? रहो, पार्था जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। चुप रहो, अच्छा, ठीक। चुप रहो, चुप रहो, ठीक है। तो अब हमारे उन्नयन के प्रकल्प है। अब ये हिंदू और मुसलमान करना, अब ये कांग्रेस पर हास्यास्पद लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से इसलिए हाथ नहीं मिलाती है, उसका विरोध इसलिए करती है क्योंकि वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं कि वो लोग सांप्रदायिक ताकत है, वो लोग हिंदू हिंदू करते हैं। तो आईएसएफ वाले क्या बात करते हैं? आईएसएफ के साथ आप क्यों हाथ मिला रहे हैं? नहीं, पश्चिम नहीं बंगाल मिलाया, में नहीं मिले, ये गलत बोल रहे हैं। मिलाया आईएसएफ के ना, साथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, तुम अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। हम लोग आपस में लड़ाई भी किया, नहीं मिलाया, नहीं नहीं यार, ये झूठ है, 100% झूठ है, आ रहा हूँ मैं मान झूठ है। आईएसएफ के साथ नहीं मिलाया हम, 100% झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आईएसएफ के साथ हम लोग हाथ नहीं मिलाया, आईएसएफ के साथ हम लोग का लड़ाई हुआ, जहां पर आईएसएफ खड़ा था हम लोग भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लड़ाई हुआ था। आपने किया था तो हम लोग नहीं छोड़ा उनको। आईएसएफ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हम आईएसएफ के खिलाफ खड़ा हुआ हर जगह में, आईएसएफ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था। ये आप झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आईएसएफ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आप जाके बात करें उनके साथ, उनके साथ आपका आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वो आप जी से पूछिए जो 30 साल किया। कम्युनिस्ट का विरोध करते हैं करने वाले, और यहाँ पे कम्युनिस्ट को गोदी में बिठाते हैं क्योंकि आपके पास में बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है। अरे ये हमारा सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी जीरो है, जीरो। अरे वो ममता जी से पूछिए ना, जो 25 साल कांग्रेस में थी, वो ज्यादा हमसे भी शायद अच्छा बता देंगे, आपको बता देंगी वो। नहीं थी उससे क्या मतलब है, मगर उसके पास नेतृत्व मतलब क्षमता नहीं है। 25 साल क्या किया उन्होंने? और अभी इतना गलत राजनीति किया उन्होंने 25 साल, 25 साल इतना गलत किया 25 साल। मीटिंग नहीं कर सकते हैं, 500 आदमी की एक मीटिंग अभी रंजन चौधरी के अगेंडा में नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, उनके साथ कार्यकर्ता बूथ में बैठने के लोग नहीं है, 0 सीट पे है कांग्रेस। तो ये आपकी सच्चाई है, ये आप स्वीकार करिए और भाजपा की बोली में ना जाइए। तो क्या ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी। प्रियंका जी ये त्रिकोणीय मुकाबला है, अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़ी है तो ये 3 फ्रंट पर पश्चिम बंगाल टिका रहता है। ये जो पंचायत का चुनाव है, ये लोग बहुत पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए भी सीरियस लेगी क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे आप जीतते हैं तो उसके लिए आपका बेस तैयार होता है लोकसभा के लिए। तो क्या ये इसीलिए मारामारी है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत आप जीते हैं जिसमें ग्राउंड लेवल पर आपका बेस मजबूत हो लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, मैं जो बात कह रही हूं पहले उसका जवाब आप दोनों कांग्रेस और टीएमसी से ले लीजिएगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये इनकी कमीशन रिपोर्ट कहती है कि 179 से ऊपर अदर बैकवर्ड क्लास जातियां अब पश्चिम बंगाल में हैं, जो कि टीएमसी के आने से पहले 100 से कम थी। अब ये जो 179 है, इसमें से 118 सिर्फ मुस्लिम ओबीसीज हैं, जिनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। 118 के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि ये सरकार देती है, जिस उन्नयन की बात अभी स्वयं प्रकाश जी कर रहे थे। तो एक तरफा मुसलमानों को बेनिफिट देती है 118 ओबीसी कैटेगरी के लोगों को ए कैटेगरी बेनिफिट, बाकी के जो लोग हैं जिसमें हिंदू ओबीसी भी हैं उनको बी कैटेगरी के बेनिफिट। तो ये भेदभाव कौन करता है, ये मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया, आंकड़ों के साथ बता दिया। तो अब कहीं पर प्रश्न रहता ही नहीं है कि ममता बनर्जी जो है माइनॉरिटी में आरक्षण की राजनीति आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले आरक्षण की राजनीति करते हैं। आप ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट से मैंने डेटा आपको बताया है। आरक्षण, नॉन आरक्षण, ये सभी तो बात ही नहीं हो रही। बैकवर्ड क्लास से कोई लेना देना नहीं है ममता बनर्जी को, सिर्फ मुसलमानों से लेना देना है। ये सीधी बात है, क्योंकि वो दूध देने वाली गाय है, उनकी लाश भी खाती है ममता बनर्जी, ये उन्होंने कहा है। आप उस बात से मुकर नहीं सकती है।
मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं आरक्षण को लेकर के हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जो आपकी सरकार है, सरकार इस तरह एक कदम नीचे गिर जाए कि कहे कि वो लात भी खा लेगी किसी एक कम्युनिटी की, वो लोगों के साथ क्या न्याय करेगी, क्या इंसाफ करेगी, वो क्या सरकार चलाएंगे, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे? स्टेडियम में ताली बजा रहे हैं, लॉस में भी बीजेपी का झंडा लगा दिया है, वहां भी हार रहे हैं। ठीक है, हर जगह भारतीय मैं ही हूं, ये पार्टी नहीं चलने वाली है। देश के अंदर में जो अच्छा काम करेगा, जो उन्नयन की बात करेगा, वही लोग आपकी रहेंगे। एक भी बात मुझ पर नहीं होती। मैं एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, एक बार पीके अग्रवाल जी के बाद। पीके अग्रवाल जी, लगभग 35-40 मिनट हो गए हैं, आप भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपने सत्ता में डील किया होगा, आप रिपोर्ट करते होंगे। आज पॉलिटिकल पार्टी के पैनलिस्टों को भी आप सुन रहे हैं। मैं फिर वही बात पूछ रहा हूं, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति का जो नर्व है वो वायलेंस और एग्रेशन से भरा हुआ है? किसी की भी सरकार आए वो रुक नहीं सकता, पहला। दूसरा, क्योंकि वहां पर कैडर चलता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जिसकी सरकार होती है वो अपना कैडर बनाता है, चाहे वो रिक्शे वाले हो, सब्जी वाले हो, एम्प्लॉइज हो, हर का कैडर चलता है, जहां तक मैंने पढ़ा है और समझा है बंगाल को। तो क्या वो कैडर और वायलेंस जब एक साथ मिलता है तो उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिलती है हमें? देखिए, इन सबको किंतु जनता पलट देती है अगर जनता के साथ अन्याय होता है। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, अभी जो पंचायत चुनाव हैं इस पे एक आध जगह पुलिस को बहुत अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग। नहीं तो ये निर्वाचन में इतना अधिक हिंसा होगी, आगजनी होगी कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस साइलेंट स्पेक्टेटर ना रहे कहीं, और एक आध इतनी बड़ी कार्रवाई करे, जैसे एक हिंसा की कोई वारदात आपकी हो रही है, क्या अवैध काम हो रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आवश्यकता हो तो बाहर से केंद्रीय पुलिस को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ को बुलाने से पश्चिम बंगाल में बड़ी अच्छा आइडिया होता है, लोगों को डर है सीआरपीएफ का नक्सलिज्म के समय से। तो मैं सोचता हूँ कि और अभी जो भी हिंसा में इन्वॉल्व हैं निर्वाचन के पहले, उनकी फौरन गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको प्रशासन को समय है कि निर्वाचन के पहले, अन्यथा इस निर्वाचन को हैंडल करना, पंचायत निर्वाचन को पश्चिम बंगाल में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं यही चाहूंगा कि देखिए, जो राजनीतिक विद्वेष है, राजनीतिक प्रतियोगिता है पश्चिम बंगाल में, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। फेडरल में सब पार्टियां हैं, लेकिन इसके एक जगह जैसे 144 एक्ट आ रहा है तो उसका अतिक्रमण होता है, तो उसमें कोई भी उसको गिरफ्तार होना चाहिए। एक कोई प्रशासन का हाथ पकड़ने नहीं जा रहा, लेकिन हमें ये देखना है कि वहाँ का जो पुलिस है, मुझे कहना नहीं है, तो पुलिस इतनी सक्रिय नहीं रहती है। अब उसे कैसे सक्रिय, क्योंकि उसमें भी उनका अपना यूनियन है, उसको अभी इतना समय नहीं है हम लोगों के इलेक्शन के पहले। अभी अगर लगता है कि इस प्रकार का हिंसा हो सकती है, इस प्रकार का असेसमेंट है, अभी राष्ट्रीय मानव अधिकार का भी शिक्षक गए हैं वहाँ पे, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग को, तो हमें ठीक है बाहर से प्रियंका जी, क्या ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी, क्या इस पर जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए कि साहब चुनाव में जीत हार अपनी जगह, मतभेद हो, मनभेद ना हो? यहाँ तो ऑल प्रियंका जी सुन तो लीजिए, प्रियंका जी सवाल तो सुन लीजिए, मैम सवाल तो सुन लीजिए। देखिए, जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ा पक्ष होता है, वही पहल करता है, मेरा अपना मानना है। जो फलदार वृक्ष होता है वही थोड़ा झुकता है। सबसे बड़ी पार्टी आप है इस वक्त देश में, सत्ता आपके पास है, राज्य आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। तो क्या ये एक शुरुआत हो सकती है कि भाई पश्चिम बंगाल में जीत हार अपनी जगह, लेकिन ये स्थितियां पैदा ना हो ग्राउंड पर? प्रियंका जी, चलिए आपकी बोली हुई बात जल्दी लग जाए, राज्य हमारे हाथ में आ जाए। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल हमारे हाथ में नहीं है, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह की ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाई जाती है तो उसका दायित्व जो है वो राज्य सरकार का होता है, उनको बुलाना चाहिए, जो कि उन्होंने इस वक्त इलेक्शन अनाउंस करने के पहले भी नहीं बुलाई। कोर्ट के आदेश पर अभी मेरे ख्याल से इसी वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन में बुलाई गई है, वो भी कोर्ट के आदेश देने के बाद। तो हम जब सरकार में आएंगे, आप चिंता मत करिए, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर का जितना ध्यान रखना होता है वो सब कुछ दे करके ही हम सरकार चलाएंगे। मैंने आज आपको वायदा किया है, मेरे भाई स्वयं प्रकाश जी के सामने कहा है
कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे, ये मेरा वायदा है उनसे कि किसी माँ को अपमानित नहीं किया जाएगा, किसी बहन की इज्जत और आबरू नहीं लूटी जाएगी। ठीक है स्वयं जी, ये तो मैंने बात बीजेपी की करी, जी। देश में सत्ता उनके पास है। जी, जी। मैंने कई राज्य कहा था, शायद वो थोड़ा कंफ्यूज थी, मैं उसके लिए क्लैरिफाई कर दूं। कोई बात पश्चिम नहीं। बंगाल में हाँ, आपकी वो सरकार, सुनने में थोड़ा मेरा ये कहना है excitement ममता में दीदी आ- भी बहुत बड़े दिल की है, साधारण जीवन है और जमीन से उठकर यहां तक पहुंची। क्या आप लोग इस चीज की शुरुआत नहीं कर सकते हैं कि जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं मैंने वो बुलाए जाएं? पहले तो ऐसा कल्चर होता था, अभी भी कुछ राज्यों में है, जी जहां लोग बैठते जी, हैं, जी, साथ जी, में मैं- डिनर करते हैं, कॉफी पीते हैं, चर्चा करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बुके देते हैं, एक दूसरे की शादी ब्याह दुख सुख में आते जाते हैं। ये कल्चर क्या कहीं मिस हो गया है पश्चिम बंगाल में, जहां पॉलिटिक्स जी, शुरू मैं से आप- पॉलिटिक्स होती है और अंत भी पॉलिटिक्स में होता है? जो संस्कार है, ऐसा नहीं है यहाँ का culture। जो परिवारवाद, मैं डिफर करता हूँ, ये जैसा पूरे देश में है वैसा ही पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की जो एक मैसेज ऐसा बना दिया गया है, ऐसा माहौल बना दिया गया है, उसकी वजह से जो लोग बैठे हैं दूर दिल्ली में बैठे हैं, उनको लगता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं सब राज्यों में होती है, यहाँ भी होती है। मेरी बात खत्म होने दीजिएगा। सर्वप्रथम मैं प्रियंका जी को शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी जो इच्छा है कि राज्य में उनकी सरकार वो चाहती है कि बने, न भूते न भविष्य थे, नहीं बनेगी, मगर फिर भी चलो वो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं पार्थू जी, मैं कह रहा हूं सरकार कोई बनाए, लेकिन आप कह देते हैं कि आप प्रियंका जी को इन्वाइट कर देते कि आइए आप आज कल परसों नरसों जब भी बंगाल में रहिएगा तो एक कप कॉफी मेरे साथ पी लीजिएगा। आपको कहीं कोई कानूनी दिक्कत आए, कहीं भी कोई तरह की, मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से बोलता हूं, मैं स्वयं प्रकाश कोई अपनी पार्टी की तरफ से मैं आपको, ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है और वक्त की थोड़ी कमी है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी कि बंगाल में जो हिंसा है उस पर राजनीतिक पक्ष जाने। दरअसल जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो थोड़ी एग्रेसिव राजनीति है और कैडर बेस है। हर आदमी चाहता है कि उसका कैडर आगे बढ़ता रहे, उसकी पार्टी तभी मजबूत होती है। लेकिन पार्टी प्रमुखों को भी सोचना चाहिए कि कम से कम नीचे के लोग आपस में इतनी लड़ाई ना करें। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।